लोग आज के क्लास में आप परिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। देखो बहुत सारा जो है बच्चा होता है जिसको ये डाउट रहता है आप परिमेय सिद्ध कैसे करें। पता है मैक्सिमम बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है, जबकि सबसे आसान है, बहुत आसान है अगर आप चाहेंगे तब। ठीक है, आप कैसे आसान है, देखो आप परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोलेगा सिद्ध करिए √2 एक आप परिमेय संख्या है, कॉमन सी बात है। सिद्ध करिए कि √3 एक आप परिमेय संख्या है, बकरी बोल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है ना। √5 एक आप परिमेय संख्या है। ये देखिए एक पद वाला हुआ, ठीक है, इसमें और भी वैरायटी आता है, वैरायटी समझते हैं ना, किस्म किस्म की। इसमें कोई परिमेय संख्या मल्टीप्लाई करके बोलेगा 2√2 सिद्ध करिए कि आप परिमेय है। मान लो 2√3 कहेगा आप परिमेय है, सिद्ध करिए। 2√5 आप परिमेय है। एक पदी वाला है वैरायटी, ठीक है। द्विपद वाला वैरायटी देखिए, एक पदी में तो और भी वैरायटी है। अच्छा वो बता देते हैं, उलट देगा, जैसे कहेगा 1/√2 सिद्ध करिए आप परिमेय संख्या। 9th क्लास में पढ़े हैं ना आप लोग, 9th क्लास में, आवाज नहीं करना है, 9th क्लास में सारा चीज पढ़ने का है, कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, कैसे सिद्ध होता है। ठीक है, 10th क्लास में तो केवल समझ लीजिए कि वो आपको दोहराया जा रहा है, लेकिन बेसिक तो 9th क्लास में। इसका अपोजिट भी कहेगा 1/√3, ठीक है, 1/√5, इस तरीके से कहेगा। ये हुआ एक पदी वाला वैरायटी। द्विपदी वाला वैरायटी जैसे मान लो 1+√2 हो गया, 1+√3 हो गया, 2+√2 हो गया। इस तरह के सवाल जो है आपके एग्जाम में आप परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता है। ठीक है, इसमें से आपको सीखना केवल एक ही है, ये खाली सीख लो, बाकी ये वैरायटी है तो भी हो जाएगा, ये वैरायटी है तो भी हो जाएगा, ये वैरायटी है तो भी हो जाएगा, है ना। आप ये सिखाएंगे तो ये तीनों बन जाएगा। या फिर एक तरीका ये है, एक का गो सब सीखो। ठीक है, मतलब सब सीखोगे तब सब बनेगा, या एक सीखो तब सब बनेगा, कौन अच्छा है, एक से सब कि सभ्य से सब? एक से सब, ठीक है, क्या एक एक से सब? एक एक से सब, हाँ ये बात तो सही बोला, उसके लिए एक बार जोर है। देखिए अगर हम एक बताएंगे ये नहीं हो जाएगा, अगर हम एक बताएंगे ये नहीं हो जाएगा, अगर हम एक बता देंगे तो ये ना हो जाएगा, अगर हम एक बता देंगे तो ये ना हो जाएगा, एक एक सब से बता देंगे तो सब हो जाएगा, है कि नहीं। तो रेडी है ना, चलिए बात करते हैं कैसे सिद्ध होता है, पहले इसको सीख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कॉपी पेन लेकर रेडी होंगे, फटाफट नोट कर लीजिए और करते जाइए। इसके लिए वेट नहीं करना है किसी को, ठीक है। कैसे थ्योरी हम आप लोगों को दे देते हैं, ये थ्योरी यानी जो है यही सबसे बड़ा आप लोगों का जड़ है, जो अभी फर्स्ट वाला था सबसे बड़ा जड़ आप लोगों का यही है। थ्योरी बताएंगे जिससे 3 गो 4 गो जैगो में पूछा जाता है, सब बना लोगे। थ्योरी ये है कि सिद्ध करे कि √n एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है जहां n जो है ना, n, ठीक है, n क्या है हुआ, तो प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, मतलब n जो है किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं होना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि अगर ये किसी का वर्ग रहेगा तो बाहर निकल जाएगा ना, रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वर्ग नहीं होना चाहिए, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, देखो कैसे सिद्ध होता है, आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझा देंगे, बस पैसेंस बना के देखते रहो। सबसे पहले हमेशा क्या करना है, इसका उल्टा मानना है। जैसे आप परिमेय संख्या सिद्ध करने का आता है, आपको इसका उल्टा मानना है परिमेय संख्या। तो माना कि √n, देखो अगर यहाँ n है तो n लिखेंगे, 2 रहेगा 2 लिखेंगे, 3 रहेगा 3 लिखेंगे, 4 तो रह ही नहीं सकता है, 4 का वर्गमूल निकल जाता है, 5 रहेगा 5 लिखेंगे। ठीक है, तो √n क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
ये चीज हमने मान लिया, ठीक है। और जब आप अच्छा उल्टा मानने बोले थे तो हम यहाँ परिमेय मानेंगे। हाँ ध्यान रह गया। तो माना कि रूट एन क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि देखो आप परिमेय का उल्टा मानना है, हमेशा अपरिमेय कर रहा है ना, तो हम परिमेय मानेंगे, ठीक है। तो परिमेय किसे कहते हैं, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात रूट एन एक परिमेय संख्या है, तो P बटा Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होगा। साथ ही साथ एक और कंडीशन है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो हम क्या करें, P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं लेंगे, ठीक है। तथा P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। देखो रूट एन एक परिमेय संख्या था, तो रूट एन बराबर P बटा Q, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होता। ये चीजें आप लोगों को बहुत पहले से मालूम है कि अगर कोई परिमेय संख्या होता है तो हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। त्रिकोणमिति में भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, हर 0 हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए हर 0 नहीं होना चाहिए। तब मैंने वही लिखा Q बराबर नॉट है 0। अब P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको मान लेना है समीकरण 1। कितना बात समझ में आया, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब बाबू क्या करना है, तिरछा तिरछा गुना कर दो, सिंपल फंडा है ना। समीकरण 1 से जब हम 1 में तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो आप देखेंगे P बराबर आ जाएगा रूट में n इंटू क्यू। आपको आ जाएगा, देखो गुना करो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं। अब P को 1 से गुना करेंगे P हो जाएगा, Q को रूट n से गुना करेंगे तो रूट n इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसके दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तब P का वर्ग करेंगे P स्क्वायर हो जाएगा, रूट n का वर्ग आप लोगों को मालूम ही होगा कि रूट में जब हम n लिख रहे हैं इसका स्क्वायर चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, केवल क्या आएगा बच के n आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर रूट n का स्क्वायर करेंगे तो n आएगा, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2, P स्क्वायर बराबर n Q स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1, रूट n बराबर P बटा Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब बहुत सिंपल फंडा यहाँ पर देखिए, P स्क्वायर का एक गुणनखंड ही है ना लिखा हुआ। जैसे आप लिखे P स्क्वायर बराबर n इंटू Q स्क्वायर, इसका मतलब है कि P स्क्वायर को जब गुणनखंड करते हैं तब n में टूटता है और Q स्क्वायर में टूटता है। इसका मतलब है कि P स्क्वायर का जब ये गुणनखंड है तो ये P स्क्वायर को भाग दे देगा, रिमाइंडर 0 आएगा, है कि नहीं। तो यही चीज यहाँ लिखना है कि P स्क्वायर देखो n से विभाज्य है, P स्क्वायर n से विभाज्य है, P स्क्वायर n से विभाज्य है। तो ये बताइए अगर P स्क्वायर n से विभाज्य है तब P भी n से विभाज्य होगा, यही बात यहाँ पे बताना है। P भी n से विभाज्य है, P भी n से विभाज्य है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। अब देखो P स्क्वायर n से विभाज्य है तब P भी n से विभाज्य होगा, ठीक है। और इसको मान लेंगे समीकरण 3। इसको हम देखिए आगे यूज करेंगे, इसीलिए इसको समीकरण माने हैं, क्योंकि आगे हमें देखना है, देखते जाइएगा। एक आखिरी स्टेप हमारा बच गया कि जैसे यहाँ पर n लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, माना कि P बराबर, देखो अगर n रहेगा तो यहाँ n के लेंगे, अगर यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 2 के लेंगे, 3 रहेगा 3 के लेंगे, ठीक है। 4 तो रह ही नहीं सकता है, 5 रहेगा 5 के लेंगे, मतलब जितना यहाँ पर रहेगा उतना यहाँ पर मान लीजिएगा, ठीक है। और इसका मान डाल दीजिए समीकरण 2 में, ये 2 वाला समीकरण में। P का मान समीकरण 2 में रखने पर, P का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब आप P का मान समीकरण 2 में रखिएगा तो आप यहाँ पर देखिए P स्क्वायर
बराबर लिखा हुआ है n इंटू क्यू स्क्वायर। एक बात बताइए, p के जगह क्या माने थे, n के, p के जगह क्या माने थे, n के, तब p के जगह रख देंगे n के का होल स्क्वायर, n के का होल स्क्वायर। अब बगल में लिखा हुआ बराबर में n इंटू क्यू स्क्वायर, n इंटू क्यू स्क्वायर। अब आप लोगों को वर्ग तो अच्छा से आता होगा, n का स्क्वायर करिएगा n स्क्वायर, k का स्क्वायर करिएगा k स्क्वायर, बराबर n इंटू क्यू स्क्वायर। आप देखो इस तरह से गुना भागा आता है ना, जिसको नहीं आता है समझा देते हैं। देखो n गुना में इधर आएगा भागा में, तो n स्क्वायर में n से भाग देंगे, एगो कट जाएगा, एगो n बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं इधर n से एगो कट जाएगा तो बचेगा n इंटू के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। क्लियर है, n इंटू के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। थोड़ा सा सरिया लो, इसको सीधा कर लो, यानी क्यू स्क्वायर बराबर n इंटू के स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए ये चीज जो है इसके जैसा हो गया। ये चीज जहां पर देखो पहले ये लिखे थे ना भाई, यहाँ पर भी लिखा जाएगा। देखो अगर हम बात करें क्यू स्क्वायर के गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर का गुणनखंड n इंटू के स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर n से विभाज्य होगा। यहाँ पर बोलेंगे क्यू स्क्वायर n से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर n से विभाज्य है। बोलो क्लियर है, क्यू स्क्वायर n से विभाज्य है। और जब क्यू स्क्वायर n से विभाज्य है तो इसका मतलब क्यू भी n से विभाज्य है, क्यू भी n से विभाज्य है। इतना ही तो काम ही करना है। ये हो गया 3 और इसको मान लेंगे समीकरण 4 और हमारा काम समाप्त। अब लास्ट वाला फंडा समझना है कि देखो हम बोले थे कि P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये होता है कि P और Q के बीच जो है एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। अब देखो गौर से, हम बोले एक के अलावा कोई नहीं है, यहाँ तो एक के अलावा n आ रहा है, n आ रहा है, n भी q को डिवाइड कर रहा है, n p को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब p को भी डिवाइड n कर रहा है, q को भी डिवाइड n कर रहा है, मतलब p और q में n है। और हम बोले थे n नहीं है, इसका मतलब जो हम बोले वो गलत था, गलत था। तो यहाँ लिखना है और सब में यही बात लिखाएगा, जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बहादुर, सब में यही बात लिखाएगा। और ध्यान देना तुम लोग, यही चीज आप लोगों को ध्यान रखना, जो यहाँ पर लिख रहे हैं सब में एक ही चीज लिखाएगा। चाहे वो इधर देखो चार गो हम घर बनाए थे ना, चारों घर में पहला घर में भी वही लिखेंगे, दूसरा घर में भी वही लिखेंगे, तीसरा घर में वही लिखेंगे, चौथा घर में, सब में एक ही चीज लिखाता है। तो एक ही चीज लिखाता है तो ध्यान देगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है कि समीकरण यह हो गया 3 एवं समीकरण यह हो गया 4। देखो समीकरण 3 में देखिए पी एन से विभाज्य है, 4 में देखिए क्यू एन से विभाज्य है। तो बोलेंगे समीकरण 3 एवं 4 से हम पाते हैं कि P और Q के बीच, P और Q के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड n है, जो हमारी मान्यता का विरोधाभास है, जो हमारी मान्यता का विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। और बोलेंगे लास्ट में इसीलिए रूट n रहेगा, n लिखेंगे, दो रहेगा, दो लिखेंगे, बात हम बार बार बता रहे हैं। 3 रहेगा 3 लिखेंगे, 5 रहेगा 5 लिखेंगे। ठीक है, रूट n जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया PROVED प्रूव्ड। क्लियर है? चलिए, तो बहादुर कितने बच्चों को क्लियर हो गया, एक बार हाथ खड़ा कर दो तो हम देख लेते हैं कितने बच्चों को क्लियर है। वेरी गुड। ठीक है, जल्दी से उतारना उतार लो, तुरंत मिटा देंगे। चलिए देखिए, तो ये वाला जो आपको अभी बताए हैं
थ्योरी था, थ्योरी के आधार पर √2 सिद्ध कर सकते हैं, √3 सिद्ध कर सकते हैं, √4 भी सिद्ध कर सकते हैं ना, क्योंकि वो परिमेय हो जाता है। आज जो कहेगा सिद्ध कर सकते हैं, चोट्टा के नीचे मारो 4 खोट्टा। देखो बात करते हैं √5 सिद्ध हो सकता है कि नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं, एगो हम एग्जाम्पल ले लेंगे, बाकी 4 को आप लोग कर ही लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए अभी जो थ्योरी बताए थे वही थ्योरी पर पूरा एकदम हूबहू 2 कॉपी डालेंगे, एक को गुनी चेंज नहीं रहेगा। देखिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया है कि उल्टा, उल्टा मतलब अपरिमेय लिखा हुआ है, परिमेय मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ मान लेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बहादुर, हमने मान लिया √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब √2 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात √2 बराबर हो जाएगा P/Q, जहां बहादुर ये भी मालूम है Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q बराबर 0 नहीं होगा, अगर Q 0 हो गया तो अपरिभाषित होगा, है कि नहीं, अपरिभाषित हो जाएगा, तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने ये भी बोला कि P और Q के बीच, P और Q के बीच, P और Q के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड या कह सकते हैं कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, है ना। Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बोलो क्लियर है। तो मैंने मान लिया P और Q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको मैंने बोला समीकरण 1 मान ले, तो मान लो, थ्योरी देखना, उसमें भी 1 मान, इसमें भी 1 मानेंगे। बिल्कुल हूबहू 2 कॉपी थ्योरी पर है। जो बच्चा थ्योरी पकड़ लेगा, थ्योरी सिद्ध कर देगा, वो बच्चा ऐसे ऐसे कई सवाल सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बोले तिरछा तिरछा गुना कर लो, गुना करोगे तो P गुने 1 हो जाएगा, P हो जाएगा √2 × Q। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करिएगा तब P का वर्ग करिएगा, P² हो जाएगा। ठीक है, और रूट में 2 है, अभी मैंने बोला कि √2 का वर्ग करोगे, स्क्वायर से रूट खत्म, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो √2 का स्क्वायर 2 और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q²। ठीक है बहादुर, इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये बताओ, इसको 1 माना, इसको कितना मानेंगे, इसको मान लेंगे 2। अब सिंपल स्टेप समझिएगा, P² का गुणनखंड आया, ही वाला गुणनखंड, इसका मतलब हम यहाँ कहेंगे कि P² 2 से विभाज्य है, P² 2 से विभाज्य है, P² 2 से विभाज्य है। और जब P² 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब P भी 2 से विभाज्य है, P भी 2 से विभाज्य है। कॉमन सेंस लगाओ, अगर P² 2 से कट रहा है तो P भी 2 से कट जाएगा, क्योंकि उसी का फैक्टर है। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 3। एकदम हूबहू देख लो, थ्योरी पर हूबहू चल रहा है, एक पॉइंट ना तो इधर है ना एक पॉइंट उधर है, न टस न मस। क्लियर है। अब बात करते हैं, ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब बाकी रहा अगला स्टेप हमारा क्या है, मान लेंगे, माना कि P बराबर, देखो मैंने क्या बोला
कितना मानना है, जितना यहाँ पर दिया रहेगा। यहाँ पर थ्योरी में n था तो n के माने, यहाँ 2 है तो 2 के मानेंगे, 3 रहेगा 3 के मानेंगे, 4 रहेगा 4 के मानेंगे, 4 रहेगा तो आवाज नहीं है, तो 5 रहेगा 5 के मानेंगे, तब p बराबर यहाँ हो जाएगा 2 के। अब मान रख दीजिए p का मान समीकरण किसमें डाल देते हैं, तो ये वाला 2 में रखेंगे, है ना। p का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जब p का मान समीकरण 2 में रखेंगे, देखो 2 में क्या लिखा हुआ है, p स्क्वायर बराबर 2 इंटू क्यू स्क्वायर, या p की जगह रखेंगे 2k, यहाँ हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर। स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा देंगे। इस बात पर आप भली भांति ध्यान रखना, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इधर लिखा हुआ है 2 इंटू क्यू स्क्वायर, करो वर्ग, 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर बराबर 2 इंटू क्यू स्क्वायर आता है ना। 2 का वर्ग करेंगे 4, के का वर्ग करेंगे के स्क्वायर। देखो काटने की बात है तो 2 दूनी 4, इधर कट गया 2 बार में, यानी इधर हो गया 2k स्क्वायर बराबर खाली क्यू स्क्वायर। सीधा करके लिख लो, सीधा करके लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, सीधा करके लिख लिए क्यू स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। अब बताओ, यहाँ भी वही फंडा है जो फंडा 2 में था, है कि नहीं। देखो पी स्क्वायर का भी गुणनखंड 2 था, यहाँ देखो क्यू स्क्वायर का भी गुणनखंड, तो वैसे लिखेंगे ना, यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि क्यू भी 2 से विभाज्य है, क्यू भी 2 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्यू भी 2 से विभाज्य है। और ये हो गया था समीकरण 3, इसको मान लेंगे बहादुर समीकरण 4। और बोलो लास्ट स्टेप वही आया जो मैंने बोला था, हर एक में वही स्टेप आएगा, इसलिए एक बार बढ़िया से देख लो, रट लगा लो, बार बार लिखेगा, है ना। लिखेंगे समीकरण 3 एवं, या देखो समीकरण 4 एवं 4 से हम पाते हैं कि है ना, P और Q के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, तो देखिए 2 है, दोनों जगह 2 मिल रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी मान्यता का विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत है, और बोलेंगे इसीलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, PROVD प्रूफ्ड। बोलो एग्जाम में आएगा कौन कौन छोड़ के आएगा, अच्छा ठीक है बहादुर। तो आप लोग, हम देखो आप लोगों को √2 करके सिखा दिए हैं, तो आप लोग √3 का और √5 का सिद्ध करके कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर सिद्ध हो गया। अब 5 मिनट के अंदर सिद्ध करना है, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेना है, 5 मिनट के अंदर करना है। करिए, आप लोगों का टाइम स्टार्ट। चलिए बच्चों, तो आपको एक वैरायटी बता दिया गया है कि जैसे रूट में n के रूप में कोई भी रहेगा सिद्ध करने के लिए, चाहे √2 रहे, ठीक है, चाहे √3 रहे, चाहे √5 रहे, बोलो क्लियर है, हो जाएगा ना, सिर्फ हाथ खड़ा करने का है ना, हो जाएगा, वेरी गुड। आप देखो ये एक वैरायटी था,
एक्सरसाइज में ढूंढ लेना। ऐसा क्वेश्चन कई गो है, ऐसा क्वेश्चन कई गो, अभी नहीं ढूंढना भैया, मतलब तुरंत छलांगे मारेगा, जंपे मारेगा, कल भी मार सकता है, ठीक नहीं। √2 वाला, √3 वाला, √5 वाला देख लेना। ये वैरायटी के कई को क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, कर लेना घर में जा करके, हमसे पूछना नहीं, ठीक है। बन जाएगा नहीं, हाँ, ये नहीं कि ना बनाइए और घर में आके पूछ लिए कि हाँ सर बना। अच्छा, दूसरा वैरायटी की बात कर लेते हैं। कहाँ गए नहीं डस्टरवा कहाँ है? ठीक है, दूसरा वैरायटी था कि इसमें देखो गुना कर देगा 2 3 4 कुछों से, है कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ ए है और रूट में नहीं, इस तरह का कोई भी संख्या दे सकता है यहाँ पर में संख्या सिद्ध करने के लिए, नॉर्मल है। अब जैसे मान लो 2√3 दे दिया, 5√2 दे दिया, कुछ भी दे सकता है। ये वैरायटी में देगा तो कैसे सिद्ध करिएगा, एकदम सिंपल है, ये सबसे भी आसान है। देखो कैसे सिद्ध करना है, आइए आप लोगों को समझा देते हैं। हम एगो कर देंगे, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन दे देते हैं, सिद्ध करे कि मान लो लिख लिए 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो बात यह है, हमने बोला कि सिद्ध करे कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। प्रूव दैट 2√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, एन इरेशनल नंबर। देखो यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये एगो रहेगा अपरिमेय, बात को समझिए। देखिए सिद्ध करना बड़ी बात नहीं है, उसके लॉजिक को पकड़ना बड़ी बात है, ठीक है। जैसे 2√2 है तो इसमें √2 जो है वो अपरिमेय है, ठीक है, और 2 जो है वो परिमेय है। अब ये बताइए, अभी आपको √2 सिद्ध करने सिखा दिए हैं कि √2 कैसे सिद्ध करना है, √3 कैसे सिद्ध करना है, क्लियर है। तो कुछ नहीं, इसको खाली हटा दो, मेरा काम हो गया। इसको खाली हटा दो, मेरा काम हो गया। अब कैसे हटेगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भैया, बात कर लेते हैं। वही सिंपल तरीका है, अपरिमेय रहेगा, उल्टा मानेंगे परिमेय, क्लियर है। तो यहाँ पर सलूशन करेंगे। माना कि 2√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, बोलो क्लियर है। 2√2 एक परिमेय संख्या है। अरे चोट्टा कहे नहीं लिख रहा, अभी हम समझा रहे हैं, समझो, बाद में भी लिख लेगा, ठीक है। कटर की कीड़ा है सब, कम भौंक रहे। देखो आगे, तो 2√2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब है कि 2√2 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। क्या हो गया, एक परिमेय संख्या, क्लियर है। अब P/Q के रूप में नहीं लिखे, इसके पीछे कोई रीजन है, नहीं लिखे, ठीक है। अब देखो 2√2 एक परिमेय संख्या है, हम ये बात को बात ही लिख दिए। अब सिंपल है, 2 इधर गुना में उधर जाएगा, भागा में, तो हम कह सकते हैं या 2 उधर चला जाएगा तो बचेगा √2 बराबर। अच्छा, परिमेय संख्या में 2 से भाग दीजिए। जैसे कोई परिमेय संख्या उदाहरण ले लीजिए, मैंने लिया 5, 5 क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में 2 से भाग देंगे, अब भैया परिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, परिमेय। अब ले लो, जितना बड़ा अमाउंट लेना है ले लो। अब उसमें हमको क्या करना है, परिमेय से भाग देना है, दुइये से काट छट कुछ भी करोगे, लन फन देवानंद, लेकिन आया 6000। परिमेय आया कि नहीं आया। सिंपल बात ये है कि परिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो परिमेय होगा। ये देखो ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चला अब देखो आगे बात करते हैं, ये सब लॉजिक है, और लॉजिक समझ जाओगे तो एकदम माने कम कुछ भी कहो ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। परिमेय में परिमेय से भाग देंगे, आंसर में परिमेय होगा, ठीक है। परिमेय में आप परिमेय से भाग देंगे, अरे पूरा मछली तालाब का जो सुंदर फ्रेश है, आइए गो सड़ा हुआ मछली मिलेगा तो सब तो सड़िए जाएगा भैया, तो सब आप परिमेय हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया, क्लियर है। ये सिंपल समझ लो। चाहे आप परिमेय में ही, आप परिमेय में परिमेय से भाग दो, अब सब सड़ा हुआ है, उसके बीच एगो अच्छा डालो तो वो तो सड़िए जाएगा, मतलब वो भी क्या हो जाएगा, आप परिमेय हो जाएगा।
आई बात समझ में? तब परिमेय में चाहे आप परिमेय से भाग दो, अच्छा गुना करो, गुना भी करोगे ना, परिमेय है और इसको आप परिमेय से गुना कर देंगे, ठीक है। और गुना करेंगे तो देखिए अच्छा मछली के साथ सड़ा हुआ मछली रखिएगा तो सड़वे करेगा, मतलब आप परिमेय ही आएगा, ठीक है। कहने का मतलब पूरा पूरा बात यही है कि परिमेय के साथ आप परिमेय जोड़ो या घटाओ या गुना करो या भाग करो, आंसर क्या होगा? अपरिमेय होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, परिमेय एगो होना चाहिए और एगो अपरिमेय, ठीक है। कभी कभार एक आगो एग्जाम्पल दे देंगे जिसमें फंस जाइएगा, कहिएगा सर कैसे, ठीक है। ऐसा दूगो उदाहरण दीजिए, एक परिमेय होना चाहिए और एक अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन जब एक मिनट परिमेय कहीं होगा भैया, ठीक है, हम जो एग्जाम्पल दिए वह सही है, ठीक ने कि चला, ठीक है। और रसगुल्ला सही है ना, आगे देखो, √2 बच गया, इधर हो जाएगा परिमेय में परिमेय से भाग दिए, देखो परिमेय में परिमेय से भाग दिए तो आंसर क्या होगा? परिमेय संख्या, ठीक है। अब सिंपल फंडा ये समझो कि समीकरण का ये कहलाता है लेफ्ट साइड मतलब बाया पक्ष, आई कहलाता है राइट साइड मतलब दाया पक्ष। बाया पक्ष क्या है सेला? अपरिमेय। √2 को क्या बोलते हैं? अभी कुछ देर पहले किए हैं, आप जोर से मत बोल देना, हम मुंह से बोलना, अब चुपचाप, ठीक है चला। आइंदा दाया पक्ष क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। तो एक तरफ अपरिमेय है एक तरफ परिमेय है, दोनों कैसे रहेगा? सास नहीं, वो कहावत है, सास पुतो ननद भुजाए, एगो प्लेट में 3 रसगुल्ला है, कैसे खाए? एक प्लेट में 3 मिठाई और सास पुतो ननद भुजाए के खाए? भुजाई और पुतो तो एक के लो। अच्छा तो भुजाई और पुतो एक ही हो, मतलब कि घर में तो क्या बनेगा? चलिए ठीक है, ठीक है चला। तो कहे मतलब परिवार में 3 आदमी है कुल मिला के, खाली घुमा फिरा के बोल रहा है हो। सास पुतो ननद भुजाए, देखो सास पतोहू और ननद अब हो जाए, देखो सास का पतोहू, ठीक है, आज चुप रहे, और ननद के भौजाई, तो ये नहीं पतोहू है ना, ननद के भौजाई कौन हुआ? पतोहू है ना, सास के भौजी, हल्ला मत करो। हाँ तो 3 आदमी था, ये बीच में खाली एगो एक्स्ट्रा दे दिया था, तो वही कहावत है उस बाद में। इधर देखो बाया पक्ष अपरिमेय है और दाया पक्ष परिमेय, तो लिखना वही चीज लिखना है, चूंकि समीकरण का बाया पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि दाया पक्ष एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये बताइए हम परिमेय माने अपरिमेय आ गया मतलब गलत हो गया ने, तो दाया पक्ष एक परिमेय संख्या है जो हमारी मान्यता का विरोधाभास है, हमारी मान्यता का विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। आवाज बहुत आ रहा है चला, आवाज नहीं गलत है, इसीलिए 2√2 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। बोलो एकदम छोटा है, देखो मेन जो था ना वो एक ही वो था, बाकी अब जितना सिद्ध करेंगे सब छोटा छोटा रहेगा। एक के वो जो था रूट वाला एक के वो रहता है ना, √2 √3 यही खाली बड़ा रूप में है, अब बाकी इसका जो भी वेराइटी आएगा सब छोटा छोटा सिद्ध होगा, सब छोटा छोटा, ठीक है चला। तो क्लियर है आप सभी का? ठीक, इसको फटाफट नोट कर लो और आपका आज का समय समाप्त हुआ।